हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। सर, आज से हम लोग एक नए यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑडिट। पूरे नाम की बात करूं तो इसका नाम है कॉन्टेम्प्ररी ऑडिट। ये हमारे CUET पीजी एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है। साथ ही साथ जो बच्चे फ्यूचर में UGC नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये सब्जेक्ट फ़ायदेमंद है, क्योंकि वहाँ पे भी आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो हार्डली इससे 1 से 2 क्वेश्चन या मैक्स टू मैक्स 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही छोटा और बहुत ही प्यारा यूनिट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कवर करने में काफ़ी कम टाइम हमें लगेगा और बहुत ही बेसिक यूनिट माना जाता है ये। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो यार, कॉन्टेम्प्ररी ऑडिट, सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन देखना होगा कि ऑडिटिंग होता क्या है। ऑडिटिंग का मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस है। ऑडिटिंग क्या है? ऑडिटिंग एक प्रोसेस है। किस चीज़ का? ऑफ एग्जामिनिंग एंड वेरीफाइंग द फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल रिकॉर्ड्स एंड एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर दैट दे आर एक्यूरेट, कंप्लीट एंड इन कंप्लायंस विद द रिलेवेंट लॉज, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स। तो ऑडिटिंग कहता क्या है? एक कंपनी के, एक फर्म के जितने भी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। तो उस ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स का एक्यूरेटनेस, मतलब क्या वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड सही है, नहीं है, क्या वो कंप्लीट है या नहीं है, क्या वो लॉ के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ कौन इंश्योर करता है? तो ऑडिटिंग इंश्योर करता है। तो ऑडिटिंग एक प्रोसेस है ऑफ एग्जामिनिंग एंड वेरीफाइंग the various financial and operational records and activities of an organization to ensure that they are accurate, कि वो accurate हैं, complete हैं और in compliance with relevant law, सारे लॉ से comply करते हैं और सारे स्टैंडर्ड से भी। तो ऑडिटिंग जो है ये एक टिपिकली कह सकते हो एक इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्टिव है और ट्रेंड प्रोफेशनल के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें की गई मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ऑडिटिंग जो है किनके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है? पहला, एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है उसमें, और वो ट्रेंड प्रोफेशनल होता है जिसको कि नाम दिया जाता है ऑडिटर, जो कि रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को इवैल्यूएट करता है ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इंटरनल कंट्रोल का, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का, ठीक है। तो ऑडिटर का काम क्या यहाँ पे होता है समझ सकते हैं। द मेन पर्पस इज एग्जामिनिंग एंड वेरीफाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। Auditing serves several purposes, including providing assurance to the stakeholders about the accuracy and the integrity of financial information, detecting fraud and error, identifying areas for the improvement, इंटरनल कंट्रोल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो ऑडिटिंग जो होता है ये वेरियस पर्पस के लिए किया जाता है कि ये एश्योर करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि हमारी जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है क्या वो एक्यूरेसी दिखा रही या नहीं दिखा रही। अगर नहीं दिखा रही तो क्या कोई फ्रॉड डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या एरर्स कुछ डिटेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इन सब चीज़ों की बात होती है। ऑडिटर कौन है? ऑडिटर एक व्यक्ति है, प्रोफेशनल है, ये एक CA भी हो सकता है, who is responsible for examining and evaluating an organization's financial and operational records and activity to ensure that they are accurate, complete and in compliance with the relevant laws, regulation and standard। वही बात लिख दी गई है कि ऑडिटर जो होते हैं वो टिपिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि स्टेक होल्डर को एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। ओरिजिन एंड इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो जो ओरिजिन को अगर देखा जाए, अगर तुम उसे ट्रैक करना चाहो तो यहाँ पे तुम्हें एंशियंट सिविलाइजेशन में जाना होगा, सच एज इजिप्ट, बेबीलोन, रोम, जहाँ पे ट्रांजैक्शंस के जो रिकॉर्ड होते थे उनको रखे जाते थे और उनको वेरीफाई किए जाते थे ऑफिशियल्स के द्वारा, जो कि क्या इंश्योर करते थे? उनके एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस को। लेकिन जब से मॉडर्न कंसेप्ट आया ऑडिटिंग का तो वो क्या कहता है कि ऑडिटिंग क्या एक सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का, एंड एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट होती है बिगिन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 19th सेंचुरी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये ऑडिटिंग की एक्टिविटीज़ है ये कब से स्टार्ट हो गई थी? 19th सेंचुरी से। समझ गए यहाँ तक? चीज़ें क्लियर हैं? चलो, अब नेचर क्या होता है ऑडिटिंग का? तो सबसे पहला है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिटिंग क्या होता है? ऑडिटिंग में वेरिफिकेशन किया जाता है जो जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं
रिकॉर्ड्स होते हैं उनका इंश्योर करना कि वो एक्यूरेट है, कंप्लीट है, लॉ से कंप्लाई करते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, जो ऑडिटर होता है वो बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी पार्शियलिटी के जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उसका एग्जामिनेशन करता है। एश्योरेंस एंड क्रेडिबिलिटी एंड सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ये होता है। तो ये चारों ही पॉइंट तुम्हारे डेफिनेशन से ही निकल कर आ गए। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। आई होप तुम्हें ये दिख रहा होगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। तो दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, एक मिनट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ना, और दूसरा है सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में आता है एग्जामिनिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है, एग्जामिनिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, चेकिंग अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वेरीफाइंग इट। दूसरा है वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, checking the proper distinction of capital and revenue of transaction, and confirming existence and the value of assets and liabilities। ठीक है। वहीं अगर बात की जाए सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसके अंदर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स आते हैं और अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स आता है। तुम्हारे CUET में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ऐसे ही कुछ करके आया था कि तुम्हारे किससे आया था मैं बता रहा हूँ। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग का क्वेश्चन रहा था। ठीक, चलो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो मेन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, देख सकते हो। पहला एग्जामिनिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। क्या यहाँ पे मैंने बोला एग्जामिनिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। इंटरनल चेक क्या होता है आगे समझेंगे थोड़ी देर बाद। दूसरा चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेरीफाइंग पोस्टिंग, कास्टिंग, बैलेंसिंग etc, वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, चेकिंग द प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैपिटल एंड द रेवेन्यू नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, ये सारे बातें जो मैं बोल रहा हूँ कि वेरीफाई करना, ऑथेंटिसिटी, फिर उसके बाद कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन के बीच में डिफरेंस देखना, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखना। देखो एक होता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी और एक होता है मैथमेटिकल एक्यूरेसी। आई होप तुम्हें ये चीज़ें मालूम होगी। और लास्ट आता है कन्फर्मिंग द एग्जिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो ये सारे आ जाते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में। वहीं अगर बात की जाए सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसके अंदर तुम्हारे आ जाएंगे, सबसे पहले आते हैं डिटेक्शन एंड द प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। देखो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स की अगर बात की जाए तो एरर्स क्या होते हैं, एरर्स वो मिस्टेक्स होते हैं जो कि किए गए होते हैं बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, लैक ऑफ नॉलेज और विदाउट अ वेस्टेड इंटरेस्ट। मतलब तुम्हारे केयरलेसनेस की वजह से, तुम्हारे नेग्लिजेंस की वजह से, तुम्हें उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी और तुम्हारा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, तो इन सब रीज़न की वजह से जो मिस्टेक होता है उसे हम लोग नाम देते हैं एरर्स। एरर्स में कमिटेड विदाउट और विथ एनी वेस्टेड इंटरेस्ट, सो देयर आर चेक्ड सक्सेसफुली। एरर्स कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। पहला आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, और एक आता है कंपनसेटिंग एरर। उसके आता है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। फ्रॉड्स क्या होते हैं, फ्रॉड्स आर दोज मिस्टेक्स दैट आर कमिटेड knowingly with some vested interest in the direction of the top level management। मैनेजमेंट जो होते हैं वो फ्रॉड्स कमिट करते हैं टू डिसीव टैक्स, टैक्स चोरी के लिए, टू शो द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, टू गेट मोर कमीशन, टू सेल अ शेयर इन द मार्केट और टू मेंटेन मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं कि मैनेजमेंट फ्रॉड क्यों करती है। फ्रॉड को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, यहाँ पे जैसे बताया डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड जो होता है ये मेन उद्देश्य हो जाता है ऑडिटर का। ठीक है, सच फ्रॉड्स आर एज फॉलोज। क्या क्या फ्रॉड आ सकते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश। मिस अप्रोप्रिएशन का होता है मतलब गबन, ठीक है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स और द फॉल्सिफिकेशंस ऑफ अकाउंट्स विदाउट एनी मिस अप्रोप्रिएशन।
मतलब अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया, गलत दिखाने की आपने चीज़ों को कोशिश की, जबकि एक्चुअल में वो गलत है ही नहीं। और अंडर और ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, तो ये चीज़ पता ही होगा। कभी कभी ऐसे भी फ्रॉड जो होते हैं टॉप लेवल के द्वारा किए जा सकते हैं। और कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, जैसे कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सेटिस्फाई द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट एंड टू हैव अ मोरल इफेक्ट। तो ये सारे क्या हैं, अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो आई होप अभी तक तुम्हें यहाँ पे चीज़ें समझ आ गई होंगी, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑडिटिंग के। चलो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑडिट पे। टाइप्स ऑफ ऑडिट की अगर बात की जाए तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट दैट आर कंडक्टेड बेस्ड ऑन द नेचर एंड द स्कोप ऑफ ऑडिट। हियर आर द डिटेल्स एंड द एग्जांपल ऑफ द सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ऑडिट। सबसे पहला यहाँ पे आता है, देख सकते हो, फाइनेंशियल ऑडिट। मिनट, एक मिनट वेट करना यार। चलो, फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट जो होता है ये सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा पॉपुलर टाइप का एक ऑडिट हो जाता है। And it involves the examination of an organization's financial statement to determine if they are free from material misstatement. The financial audit provides assurance to the stakeholder that कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए गए हैं। गैप्स के द्वारा जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं, कन्वेंशंस होते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार किया गया है। ठीक है, ये इंश्योर कहाँ किया जाता है, फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर किया जाता है। इंटरनल ऑडिट की अगर बात की जाए तो इंटरनल ऑडिट इज कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट और एन एक्सटर्नल ऑडिटर टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एंड कंप्लायंस विद द पॉलिसीज एंड द प्रोसीजर्स। तो इंटरनल ऑडिट जनरली हमारी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट होती है, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जनरली वो कंडक्ट करती है। कभी कभी बाहरी ऑडिटर को भी बुलाया जाता है टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल कंट्रोल, की ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरनल कंट्रोल है उसके इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करने के लिए। ऑपरेशनल ऑडिट क्या है, तो ऑपरेशनल ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशनल प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑपरेशनल प्रोसेस होता है, डे टू डे प्रोसेस होता है, उसको ऑडिट करने के लिए जब ऑडिट करवाया जाता है या बुलाया जाता है ऑडिटर को, तो उसको हम लोग नाम देते हैं ऑपरेशनल ऑडिट। टू इवैल्यूएट देयर एफिशिएंसी एंड द इफेक्टिवनेस, द ऑपरेशनल ऑडिट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई कि कौन से एरिया को हमें इम्प्रूव करना है, कहाँ पे हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है, कहाँ पे हमें कॉस्ट कम करना है, एंड इनहेंस प्रोडक्टिविटी। एग्जाम्पल दे रखा है कि एन ऑपरेशनल ऑडिटर इज हायर्ड बाय ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू इवैल्यूएट इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। अब प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, ये एक ऑपरेशनल प्रोसेस है, ऑपरेशनल प्रोसेस है, एंड आइडेंटिफाई वेज टू इम्प्रूव इट्स एफिशिएंसी एंड रिड्यूस वेस्टेज। तो समझ लो आगे, अब समझा ही दिया। कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है, कंप्लायंस ऑडिट इज जनरली एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लायंस विद द लॉ, regulations and policies. Compliance audit helps an organization to identify area where is not compliances and take corrective actions. देखो कंप्लायंस का मतलब ये होता है ना बेसिकली कि लॉ के अकॉर्डिंग चलना, जो लॉ सरकार के द्वारा सेट किए गए हैं उस लॉ को फॉलो करते हुए चीज़ों को करना। तो ये कंप्लायंस ऑडिट क्या करता है कि वो ये इंश्योर करता है कि जितने भी काम किए जा रहे हैं वो क्या लॉ को कंप्लाई करते हुए किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फॉरेंसिक ऑडिट। फॉरेंसिक ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू डिटेक्ट फ्रॉड और अदर फाइनेंशियल क्राइम्स। द फॉरेंसिक ऑडिट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल फाइनेंशियल क्राइम्स, रिकवर लॉस्ट एसेट्स, टेक लीगल एक्शंस
फॉर एग्जाम्पल कि एक फोरेंसिक ऑडिटर को हायर किया गया गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा टू इन्वेस्टिगेट जो भी एलिगेशंस लगे हैं फ्रॉड के अगेंस्ट अ कंपनी, आप उनको आइडेंटिफाई करो और पोटेंशियल एविडेंस ढूंढ कर लाओ उनके गलत काम का। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। तो अभी तक समझ गए कितने टाइप्स के ऑडिट होते हैं, क्लियर है। चलो अब यहाँ से हम लोग एक नए कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं, दैट इज़ इंटरनल चेक। अभी तक नाम तुमने सुना होगा लेकिन मतलब नहीं पता चल पाया होगा। तो इंटरनल चेक क्या होता है, ये एक सिस्टम है किसका, इंटरनल कंट्रोल का, दैट इन्वॉल्व्स द सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग एम्प्लॉयज so that no single individual has complete control over a transactions from start to finish. By having a multiple employees involved in a transaction, the likelihood of errors and fraud is reduced as such employee checks and verifies the work of other. तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के किए गए काम को चेक करता है। तो इंटरनल चेक एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है ऑफ एन इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। It helps to detect errors and frauds early on and prevent them from causing significant financial and the reputational damage to the organization. It also helps to ensure compliance with the policies, procedures and promotes accountability and transparency in the organization's operation. तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है, इंटरनल कंट्रोल क्या करता है, ये एक इफ़ेक्टिव कंपोनेंट है हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का, जिसका काम क्या होता है कि फ्रॉड को स्टार्टिंग स्टेज में ही डिटेक्ट कर लेना और कोई एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल और रेपुटेशनल डैमेज को होने से प्रिवेंट करना। साथ ही साथ ये हमें मदद भी करता है इन द कंप्लायंस विथ द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। एग्जाम्पल्स दे रखे सबसे पहले यहाँ पे segregation of duties. This involves dividing the responsibilities among different employees so that no one person has complete control over a transaction of process. यहाँ पे काम को सेग्रीगेट कर दिया जाता है among the various employees. इससे क्या होता है कि अब एक एम्प्लॉयज़ के पास सारा कंट्रोल नहीं होगा, एक एम्प्लॉय जो होगा वो बेसिकली कह सकते हो रिस्पॉन्सिबल, जैसे एग्जांपल से समझना है यहाँ पे कि वन एम्प्लॉय मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग ए सेल्स ऑर्डर while another employee is responsible for reviewing and approving order before it is sent to the customer. तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि हर व्यक्ति को अलग अलग काम दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि जो एरर्स एंड फ्रॉड्स होने के चांसेस रहेंगे वो मिनिमाइज होंगे। कैसे मिनिमाइज होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के काम को एंड में चेक करेगा ही। तुम उसको सेल्स के बारे में बताओगे, ठीक है, कि सेल्स ऑर्डर इतना आ रहा है, तो वो चेक करेगा ना क्या इतना सेल्स ऑर्डर सच में एग्जैक्ट बना है या नहीं बना है। तो यहाँ पे जितने भी ये होते हैं एरर्स हो जाते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। डुअल ऑथराइजेशन हो जाता है यहाँ पे और फिजिकल कंट्रोल भी यहाँ देखने को मिलता है। ठीक, अब देख लो यहाँ पे इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या है, इट इज़ एन internal audit is an independent, objective, assurance and consulting activity designed to add value and to improve an organization's operations. It is a process by which an organization's internal auditor review effectiveness and efficiency of the internal control system, risk management procedures and government procedure. The goal of the internal audit to identify area जहाँ पे improvement की ज़रूरत है, रिस्क को कम करने की ज़रूरत है, efficiency जहाँ बढ़ाने की ज़रूरत है। तो यही एग्जाम्पल दे रखा है कि फाइनेंशियल ऑडिट इसके अंदर आता है, कंप्लायंस ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट, आईटी ऑडिट, एनवायरमेंटल ऑडिट एंड फ्रॉड ऑडिट। तो बेसिकली जब आपके कंपनी के अंदर ही ऑडिट की जा रही हो तो उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट का। इंटरनल चेक का पर्पस क्या होता है, टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट एरर्स एंड फ्रॉड्स इन डेली ऑपरेशन। और इसका क्या होता है, इंटरनल ऑडिट क्यों होता है, टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस। इंटरनल चेक ऑनगोइंग और कंटिन्यूस होता है और इंटरनल ऑडिट बेसिकली पीरियोडिकल होता है, कह सकते हो एनुअल और बाय एनुअल हो सकता है। इंटरनल चेक जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया तक लिमिटेड होता है, वहीं इंटरनल ऑडिट की बात की जाए तो ये ब्रॉड कंसेप्ट है, इसके अंदर मल्टीपल एरिया ऑफ प्रोसेस आ जाते हैं।
वहीं इंडिपेंडेंस की बात की जाए तो इंटरनल चेक जो है ये टिपिकली जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय हैं उनके द्वारा किया जाता है इंटरनल चेक सिस्टम। और वहीं इंटरनल ऑडिट जो होता है ये एक टिपिकली जो इंडिपेंडेंट टीम ऑफ प्रोफेशनल्स होती है वो करती है। ठीक है, तो और भी डिफरेंस पॉइंट्स हैं, इसको एक बार देख लेना। आज की वीडियो को हम लोग इतना ही एंड करेंगे, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम टाइम। ऑडिटिंग के पार्ट सेकंड में आपका स्वागत है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं ऑडिट प्रोग्राम के बारे में। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें इसमें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, ये एक इंस्ट्रक्शन की तरह होता है या फिर ये एक गाइड की तरह होता है जो कि ऑडिटर के द्वारा बनाया जाता है to conduct an audit. It is a comprehensive plan that outlines the audit procedures to be performed, timelines for the completing the procedure and audit team responsible for providing them. ये जो ऑडिट प्रोग्राम है ये बेसिकली एक प्लान की तरह होता है, रोड मैप की तरह होता है जो कि गाइड करता है, कंप्लीट प्रोसीजर बताता है कि कैसे आपको ऑडिट करना है, कितने टाइम में करना है और कौन सी ऑडिट टीम रिस्पॉन्सिबल होगी इस चीज़ के लिए। तो ऑडिट प्रोग्राम इज़ बेसिकली टाइप ऑफ प्लान और रोड मैप। क्या क्या कंपोनेंट्स आ सकते हैं? सबसे पहला ऑडिट ऑब्जेक्टिव। द ऑडिट ऑब्जेक्टिव आर द स्पेसिफिक गोल्स दैट द ऑडिटर इंटेंड्स टू अचीव ड्यूरिंग द ऑडिट एंगेजमेंट या ऑडिट प्रोग्राम। अब ये जो ऑडिट प्रोग्राम बनाया गया है इसका कुछ ना कुछ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो होगा ही, कुछ ना कुछ उद्देश्य के लिए किया ही जा रहा होगा। ऑडिट प्रोसीजर। द ऑडिट प्रोसीजर्स आर द स्टेप्स दैट ऑडिटर विल टेक टू अचीव द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स. The procedures may include examining documentation, conducting interviews, testing controls, and perform substantive test. Audit procedure इसमें क्या होता है, ये वो स्टेप होते हैं जो कि ऑडिटर लेता है टू परफॉर्म ऑडिट। टाइमलाइन होता है कि किस टाइम में, किस डेडलाइन में आपको ये काम करना है। ऑडिट टीम होती है और फाइनली वो टीम रिपोर्ट भी करती है इसके अंदर और रिपोर्ट भी इशू करती है। ऑडिट प्रोग्राम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? सबसे पहला ऑडिट के स्कोप को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो इंश्योर्स कंप्लायंस विद द ऑडिट स्टैंडर्ड्स। जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसके साथ कंप्लायंस को चेक करना कि क्या हमारे जो ये काम किए जा रहे हैं, हमारी जो ऑडिट कंडक्ट की जा रही है वो ऑडिट स्टैंडर्ड से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, उसके अकॉर्डिंग ऑडिट हमारी जो काम है, ऑडिट प्रोग्राम है, वो हो रही है या नहीं हो रही है। एलोकेट ऑडिट रिसोर्स इफेक्टिवली। जो भी रिसोर्सेज लगने वाले हैं ऑडिटिंग में उसको इफेक्टिवली एलोकेट करना। आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क। क्या क्या रिस्क आने के चांसेस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेना। इंटरनल कंट्रोल्स के इफेक्टिवनेस को चेकआउट करना और वेरीफाई करना एक्यूरेसी एंड द कंप्लीटनेस ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या क्या कंटेंट्स आ जाते हैं? ऑडिट ऑब्जेक्टिव आता है, ऑडिट स्कोप आता है, ऑडिट क्राइटेरिया आता है, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट शेड्यूल, ऑडिट टीम एंड रिपोर्टिंग। ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें आता है रूटीन चेकिंग एंड टेस्ट चेकिंग। Routine checking is a type of audit procedure that involves the regular examination of a certain financial transactions and activities to ensure that they comply with the established policy and procedures. Routine checking क्या है? ये एक टाइप का ऑडिट प्रोसीजर है। क्या यहाँ पे मैंने बोला, ये एक टाइप का ऑडिट प्रोसीजर है जिसके अंदर रेगुलर एग्जामिनेशन होते हैं किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के। और ये एक्टिविटी क्या इंश्योर करता है कि जितने भी पॉलिसीज़ इस्टेब्लिश किए गए, प्रोसीजर इस्टेब्लिश किए गए हैं, उससे ये इंश्योर कर रहा है। अब ये जो रूटीन चेकिंग है टिपिकली इंटरनल ऑडिटर्स ही करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जैसे कि डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे। द पर्पस ऑफ रूटीन चेकिंग इज टू डिटेक्ट एरर्स और इरेगुलरिटीज अर्ली ऑन so that corrective actions can be taken before they become larger problem. This type of checking also helps to ensure that the company's policies and procedures are being followed consistently and effectively. ये जो चेकिंग है ये इंश्योर करता है कंपनी के पॉलिसीज़ जो हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए काम किए जा रहे हैं या फिर उसके दायरे में रहकर काम किए जा रहे हैं। टेस्ट चेकिंग की अगर बात की जाए तो ये एक सैम्पलिंग टेक्निक है जो कि ऑडिटर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है टू टेस्ट द एक्यूरेसी एंड द कंप्लीटनेस ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। टेस्ट चेकिंग क्या इंश्योर करता है कि क्या हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक्यूरेट हैं या नहीं है, क्या हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कंप्लीट हैं या नहीं है।
इंस्टीड ऑफ एग्जामिनिंग एवरी ट्रांजेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पे ऑडिटर जो होता है कुछ गिने चुने सैंपल्स को चुनता है और उसको एग्जामिन करता है, इसीलिए इसको सैम्पलिंग टेक्निक नाम दिया गया है। ठीक, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड रिकॉर्ड्स आर एक्यूरेट एंड कंप्लीट। ये क्या कहता है? रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि हमारे जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं वो एक्यूरेट है और कंप्लीट है। टू वेरीफाई कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉ, टू डिटेक्ट एरर, ओमिशन और इरेगुलरिटीज, टू आइडेंटिफाई एरिया ऑफ पोटेंशियल रिस्क, वीकनेस इन द ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल सिस्टम एंड कंट्रोल, टाइम एंड कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट के जो ऑडिट में लगते हैं, कितना टाइम लगेगा, कितनी लागत लगेगी, इन सबको कम करना, और प्रोवाइड अ बेसिस फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशंस फाइनेंशियल सिस्टम एंड कंट्रोल, बेसिस भी प्रोवाइड करता है। तो इन दोनों के डिफरेंस को एक बार कवर अप कर लेना। अब आ जाते हैं वाउचिंग पे। वाउचिंग क्या होता है? वाउचिंग एक फंडामेंटल ऑडिटिंग टेक्निक है। क्या मैंने बोला? वाउचिंग इज अ बेसिकली फंडामेंटल ऑडिटिंग टेक्निक which is used to test the accuracy and the completeness of an organization's financial transaction. It involves selecting a sample of transactions of an organization's books of records and tracing them back to the original source of documents such as invoice, receipt, contract. The purpose of vouching is to verify that transactions actually occurred, that is properly authorized, that it was recorded accurately for the financial statement. मतलब क्या कहने का है वाउचिंग का? वाउचिंग एक फंडामेंटल टेक्निक है जो कि इस्तेमाल किया जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के एक्यूरेसी को इंश्योर करने का और कंप्लीटनेस को इंश्योर करता है। वाउचिंग का पर्पस क्या होता है कि ये चेक करना क्या ट्रांजैक्शन एक्चुअल में अकर हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार फ्रॉड्स जो होते हैं उसमें ऐसा दिखा दिया जाता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ है, उसकी वजह से हमने इसे रिकॉर्ड करा है, तो क्या ये एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ, ये इंश्योर करने के लिए जो ऑडिटर होता है वो वेरियस इनवॉइसेस को, बिल्स को, ट्रांजैक्शन को चेकआउट करता है टू इंश्योर दैट कि दैट ट्रांजैक्शन विल एक्चुअली अकर्ड, कि वो एक्चुअल में क्या वो अकर हुआ है या नहीं हुआ। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि ऑडिटर में चूज वाउच अ सैंपल of purchase transaction to verify that organization actually purchased the goods and services recorded in the financial statement. ऑडिटर क्या करेगा? सैंपल ऑफ परचेज ट्रांजैक्शन को चुनेगा ऑर्गेनाइजेशन के बुक से एंड रिकॉर्ड से, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग जो परचेजिंग ऑर्डर्स होंगे, ऑर्डर्स वाला भी पेपर, बिल्स वाले पेपर, इनवॉइसेस, इन सब को चेक करता है। जैसे कि यहाँ बताया क्या क्या स्टेप्स आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन टू बी टेस्टेड। दूसरा, सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ ट्रांजैक्शन। तीसरा, ऑब्टेन द सोर्स डॉक्यूमेंट, क्या सोर्स डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। हर एक ईच ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको नोट डाउन करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स दे रखा है यहाँ पे वाउचिंग का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग इज टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी, एक्यूरेसी and completeness of transaction recorded in the books of account. Auditor checks the transaction recorded in the books of account by tracing them back to their original source of document. कैसे चेक करता है? उनके ओरिजिनल सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करके, जैसे इनवॉइस, रिसीट्स, वाउचर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब चीज़ों से। वाउचिंग जो होता है ये ऑडिटर को मदद करता है टू डिटरमाइन क्या ट्रांजैक्शंस अकाउंट में गैप के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किए गए हैं या नहीं किए गए। ठीक है, इसके बाद आता है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस, ओनरशिप एंड द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। This process is an important part of the auditing process and it is necessary to ensure the accuracy and the completeness of the financial statement. क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कंफर्म किया जाता है, या किसको कंफर्म करते हैं? एग्जिस्टेंस को, ओनर्स को, वैल्यूएशन को, किसके? एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को, कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, उसकी ओनरशिप है या नहीं, उसकी वैल्यूएशन क्या है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों की होती है, एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज़, दोनों ही चीज़ों की जाती है। तो सबसे पहले हम फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाता है कि हाँ क्या एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन होती है, उसके ऑर्डर्स को देखकर, इनवॉइसेस को देखकर, बिल्स ऑफ लेडिंग को देखकर। फिर कंफर्मेशन होता है,
थर्ड पार्टी के द्वारा, जैसे बैंक्स ने कंफर्म किया, कस्टमर ने कंफर्म किया। और लास्ट में आता है रिकन्सिलिएशन। दिस इन्वॉल्व्स रिकन्सिलिंग द बैलेंस जो कि रिपोर्ट किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टू द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, उस दोनों सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से और ओरिजिनल बैलेंस जो भी दिखाया गया उन दो से इसको मैच करना ही रिकन्सिलिएशन के अंदर आ जाता है। आई होप यहाँ तक की तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी तुम्हें, ठीक है। अब आ जाता है ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी। तो ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी क्या, ये एक प्रोसेस है ऑफ रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, जो कि एक इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्रोवाइड करेगा उस कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को। ये ऑडिट एक ऑडिटर के द्वारा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जो कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एग्जामिन करता है और उस पर वो एक ओपिनियन देता है क्या वो जो ट्रांजैक्शंस है वो एक्यूरेट हैं, कंप्लीटनेस है या फिर नहीं है। कंपनी एक्ट 2013 इन इंडिया मैंडेट्स दैट हर एक कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है अंडर इट शुड गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड एवरी ईयर। कुछ मेजर स्टेप्स हैं, चाहो तो देख सकते हैं, वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पे आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारे सब्जेक्ट का। इन इंडिया कंपनी एक्ट 2013 इन इंडिया द कंपनी एक्ट 2013 जो है वो रेगुलेट करती है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स को। किस किस चीज़ से रिलेट करती है? अपॉइंटमेंट से रिलेट करती है, राइट से, ड्यूटी से एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर। तो ये चार चीज़ों से, अपॉइंटमेंट, राइट, ड्यूटीज़ एंड रिमूवल से कौन डील करती है? कंपनीज एक्ट 2013। Company auditor in India play a crucial role in ensuring the accuracy and the reliability of the financial statements. They are appointed by the company's board of directors. तो ऑडिटर को कौन अपॉइंट करते हैं? कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये अपॉइंट करते हैं। सब्जेक्ट अप्रूवल बाय द शेयर होल्डर्स एंड हैव सर्टन राइट्स एंड ड्यूटी इंक्लूडिंग द प्रिपरेशन ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। तो सबसे पहला आता है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। तो अपॉइंटमेंट पहला ऑडिटर कौन करते हैं? हमारे भाई साहब डायरेक्टर करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता है। पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी जिस दिन रजिस्टर हुआ उस डेट से लेकर अगले 1 महीने तक आपका पहला ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। द फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स में भी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द फर्स्ट ऑडिटर में रिमेन इन ऑफिस अंटिल, जब तक कंक्लूजन ना आ जाए पहला एनुअल जनरल मीटिंग का। एनुअल जनरल मीटिंग आपने कंपनी लॉ में पढ़ रखा होगा। एनुअल जनरल मीटिंग का जब कंक्लूजन आ जाता है तब तक वो रहेगा यहाँ पे। अपॉइंटमेंट बाय कंपनी एट जनरल मीटिंग। कभी कभी जब फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट नहीं कर पाते हैं या नहीं किया जाता है तो कंपनी जो है पहले ऑडिटर को एक जनरल मीटिंग जीएम ऑर्गेनाइज करके भी कर सकती है। क्या प्रोसीजर हो सकता है? कोई भी मेंबर जो है कंपनी का वो नॉमिनेट किया जाता है, नॉमिनेट करता है टू बी अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट ऑडिटर। एटलीस्ट 14 डेज का नोटिस देना पड़ता है हर एक मेंबर को। और कंपनीज नेम देयर फर्स्ट ऑडिटर इन देयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। Such appointment is invalid since provisions of the Companies Act are not complied with. कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे सबसे पहला आता है अपॉइंटमेंट। द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ कंपनीज शेयर होल्डर। द अपॉइंटमेंट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल का होता है और इसको रिन्यू किया जा सकता है मैक्सिमम 5 सालों तक। एलिजिबिलिटी क्या है? टू बी एलिजिबल अपॉइंटमेंट often as an auditor a company in India, the person or firm must be practicing chartered accountant and registered with the institute of ICAI। मतलब आप रजिस्टर्ड होने चाहिए या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का आप मेंबर है या फिर आप CA होने चाहिए। राइट्स एंड ड्यूटीज़ की अगर बात की जाए तो ऑडिटर हैज़ राइट टू एक्सेस ऑल द कंपनीज बुक्स, रिकॉर्ड्स एंड वाउचर्स एंड टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन फ्रॉम द कंपनीज ऑफिसर। मतलब हर एक काम, बुक्स को खंगालना, रिकॉर्ड्स को चेकआउट करना, वाउचर्स को देखना, ये सारे काम कौन करता है? हमारा ऑडिटर कर रहा होता है। रिमूवल, द ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय द कंपनीज शेयर होल्डर बिफोर द एंड ऑफ देयर टर्म ओनली। जब उसके टर्म खत्म होगी तभी। अब ये अगर पहले करना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन आपको पास करना होता है और साथ ही साथ आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल लेना पड़ता है। समझ गए इस चीज़ को? इसके बाद आता है ऑडिट रिपोर्ट्स। द ऑडिटर्स रिपोर्ट्स इंक्लूड एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड द फेयर व्यू ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द ऑब्जर्वेशंस। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या करता है? ये आपको ओपिनियन देता है, जो ओपिनियन बाइज्ड नहीं होता है, अनबाइज्ड होता है और एक ट्रू और फेयर व्यू प्रोवाइड करता है कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन का। पेनल्टीज़ की बात की जाए तो कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स फॉर पेनल्टी इन द केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद द ऑडिट रिक्वायरमेंट्स। उसके अंदर फाइन्स आ जाते हैं
और जेल भी भेजा जा सकता है कंपनी ऑफिसर को। ड्यूटीज़ और लाइबिलिटीज़ यहाँ पे दे रखे हैं किसके, हमारे ऑडिटर के दे रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, पहला एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन द ऑडिट कंडक्टेड। जो ऑडिट कंडक्ट हुआ उसके बेसिस पे ओपिनियन देना, ठीक है। ये इंश्योर करना कि कंपनी एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं और अदर लॉ के जितने अदर एप्लीकेबल लॉज भी, उनका कंप्लायंस हुआ है। वेरीफाई करना और वैलिडेटेट करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। कंपनी के मेंबर्स को रिपोर्ट करना अगर कोई भी फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड कमिट किया गया है कंपनी में। कोई भी मटेरियल मिस स्टेटमेंट और ओमिशन हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो वो भी रिपोर्ट करना। और रिपोर्टिंग टू द मेंबर ऑफ कंपनी, अगर कोई भी डिफिशियंसी हुई है इंटरनल कंट्रोल्स में कंपनी के तो उसको भी रिपोर्ट करना इसके अंदर आ जाता है। लाइबिलिटीज़ क्या होती है इसके अंदर ये भी देख लो। द ऑडिटर इज़ लाइबल फॉर एनी लॉस, अगर कंपनी को सफ़र होता है या सफ़र करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस और द मिसकंडक्ट जो कि ऑडिट में किया गया है, ऑडिटर के द्वारा किया गया है। ऑडिटर इज ऑल्सो लाइबल फॉर एनी मिस स्टेटमेंट और ओमिशन इन द ऑडिट रिपोर्ट। अगर ऑडिट रिपोर्ट में कोई भी मिस स्टेटमेंट होती है या फिर कोई भी ओमिशन होती है तो उस वक्त भी रिस्पॉन्सिबल कौन ठहराया जाएगा, हमारा ऑडिटर। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दैट मे अफेक्ट देयर इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियली, उनको प्रिवेसी तो नहीं बोलूँगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना होता है, चीज़ों को अपनी तक रखनी होती है। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड विद कंप्लाइड विद द कोड ऑफ एथिक्स जो कि ICAI इशू करता है, तो उसको कंप्लाई करते हुए भी चलना पड़ता है। अब नेक्स्ट आता है ऑडिट रिपोर्ट्स, उसके कंपोनेंट्स और उसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या है, ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है जो कि ऑडिटर के द्वारा तैयार किया जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एन ऑडिट। जब एक बार ऑडिट प्रोग्राम या ऑडिट कंप्लीट हो जाता है तब ऑडिटर क्या करता है, एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसके अंदर सारी बातें लिखी गई होती हैं इन समराइज्ड फॉर्म, which provides an opinion on the financial statements of the companies. The report summarizes the auditor's finding. ऑडिटर ने जो भी चीज़ें फाइंड करी, उसके ऑब्जर्वेशंस, उसके कंक्लूजन्स, इन सब के जो हाइलाइट्स होते हैं, इन सब के जो समरीज होते हैं, उन सबको उसमें लिखी जाती है। The audit report is an important tool for a stakeholder to assess the financial health and the performance of the company, and it serves as a means of providing assurance that the financial statements are reliable and accurate. कुछ इसका फॉर्मेट देख लो कैसे होता है। सबसे पहले टाइटल दिया रहता है, एड्रेसी यहाँ पे मेंशन किया रहता है, मतलब कि किसको ये रिपोर्ट मिलना है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद ओपिनियन के बारे में भी यहाँ पे बात की गई होती है। बेसिस क्या है ओपिनियन का, की ऑडिट मैटर, अदर इन्फॉर्मेशन एंड सिग्नेचर एंड डेट यहाँ पे मेंशन रहता है। तो ये प्रोफॉर्मा होता है ऑडिट का। ऑडिट रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है इसमें अनक्वालिफाइड ओपिनियन। अनक्वालिफाइड क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है जहाँ पे ऑडिटर जो होता है वो कंक्लूड करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इनको फेयरली प्रेजेंट किया गया, आर प्रेजेंटेड फेयरली एंड ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एंड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल लॉ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब जो हमारा अनक्वालिफाइड, मतलब इसका ये कहने का है कि जो भी इसमें काम किए गए हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फेयर हैं और हर चीज़ को लेकर, और साथ ही साथ इसमें सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया गया। वहीं क्वालिफाइड ओपिनियन की अगर बात की जाए तो क्वालिफाइड ओपिनियन क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट इज इशूड व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड दैट, जब ऑडिटर ये कंक्लूड कहता है कि स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट फॉर अ स्पेसिफिक इशूज़ और लिमिटेशन दैट इज डिस्क्लोज्ड इन द रिपोर्ट। क्वालिफाइड ओपिनियन क्या कहता है कि सारी चीज़ें सही हैं लेकिन एक स्पेसिफिक इशू को छोड़कर और एक स्पेसिफिक लिमिटेशन को छोड़कर कि जिसको कि हमने रिपोर्ट में मेंशन कर दिया। एडवर्स ओपिनियन क्या होता है, जब ऑडिटर कंक्लूड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि वो फेयरली प्रेजेंट नहीं किए गए हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो वो एडवर्स में आ जाता है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, तो दिस टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज इशूड व्हेन द ऑडिटर इज अनेबल टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू द लिमिटेशंस और रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एन ऑडिट। तो लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन की वजह से जब ऑडिटर रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाता है तो उसको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बोलते हैं। और अदर टाइप ऑफ ऑडिट भी होते हैं, अदर ऑडिट रिपोर्ट्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया इंटरनल कंट्रोल्स ऑन रिपोर्ट्स ऑन स्पेसिफिक रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं।
स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट की अगर बात की जाए तो अभी फ़िलहाल भारत में टोटल 36 स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग है प्रेजेंट में। तो ये क्या कहते हैं, ये सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं, ठीक है, और प्रोसीजर्स हैं जो कि आईसीएआई इशू करती है, जो कि बताता है कि कैसे ऑडिट को कंडक्ट करना है हमारे भारत में। तो कुछ खास ऑडिट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब याद रखना, और कितने एसएससीज हैं ये याद रख लेना। और ये जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है ऑडिटिंग चैप्टर का, ये है ऑडिट फॉर एनपीओ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम नहीं करती है, वो नॉन प्रॉफिट होती है। इसके कुछ की इंपॉर्टेंस है, इनका पर्पस क्या होता है, ठीक है, ये देख लेना। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स देख लेना, फंडिंग सोर्सेज देख लेना, इंटरनल कंट्रोल्स देख लेना, डोनर रेस्ट्रिक्शन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग। तुम्हारा चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। जो टॉपिक है ये उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो हमारा जो ऑडिटिंग है वो 2 वीडियो में समाप्त हुआ। ऑडिटिंग कुछ वैसा था नहीं, ज़्यादा टफ था नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।